व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग आ गए हैं आज डे 5 पे और आज हम रिवाइज करेंगे एक और चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज आपको बहुत हेल्प कर रही होगी रिवीजन करने में और आप बहुत अच्छे तरीके से हर चैप्टर को डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर करके रिवाइज करते जा रहे हो और परफेक्शन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बस 6 चैप्टर और बचेंगे, इसके बाद अगले 6 दिन में आपका बिजनेस स्टडीज भी खत्म, इकोनॉमिक्स भी खत्म और अकाउंट्स भी काफी हद तक खत्म। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं हाउ टू फॉर्म अ कंपनी। एक कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी हो तो कैसे आप फॉर्मेशन कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स में बच्चे ये चैप्टर नंबर 2 के साथ लिंक करके दिया गया है। इवन अगर आप सिलेबस देखोगे सीबीएसई का तो उसके अंदर भी इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 2 के साथ रखा गया है, बट एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 पे ही रखा गया है, तो हम अलग से ही करते हैं इसको, राइट। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो बच्चों, जब भी आपको एक कंपनी बनाना है तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इट इज नॉट दैट इजी, थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है एंड इसके अंदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं और प्रोसीजर्स भी होते हैं। इसके अंदर स्टेजेस कितनी होती हैं? नंबर 1 इज प्रमोशन, फर्स्ट वन इज प्रमोशन, सेकंड वन इज इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ वन इज कमेंसमेंट। पहले मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूं, फिर हम देखेंगे बुक में क्या क्या लिखा है और क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेंगे। तो जब हम बच्चों प्रमोशन की बात करते हैं तो देखो, कंपनी बनाते टाइम सबसे पहले तो बिजनेस करने का आइडिया आता है। वो आइडिया जिसके दिमाग में आता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, समझे? वो प्रमोटर को आम भाषा में फाउंडर भी बोल दिया जाता है, राइट। तो जो प्रमोटर होता है वो जब आइडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेता है और उस अपॉर्चुनिटी से बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन होने के बाद क्या होता है? फिर वो सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करता है, पेपर वर्क करता है। उसके बाद आप देखते हो जैसे जीएसटी लेना है ना, उसके साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, इस तरीके की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन इज बेसिकली जब आप कंपनी का जन्म करते हो, जब कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो उसको हम इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तीसरा होता है पैसा रेज करना। सर पैसा कहाँ से रेज करना है? देखो बच्चों, अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, पब्लिक को नहीं बोलना पड़ता। प्राइवेट कंपनी में तो प्राइवेट अपने अपने इंडिविजुअल्स अपना अपना पैसा लगाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी। लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी तो बच्चों जनता में जाएगी, शेयर इशू करेगी, आप शेयर्स पढ़ के आए हो। अब उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जब पैसा आ जाएगा तो फिर लास्ट में क्या होगा? बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में बच्चे 4 स्टेजेस हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट। प्रमोशन की बात करते हैं बच्चों। देखो, प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कंसीविंग, आपको सबसे पहले एक बिजनेस आइडिया आएगा और फिर आप इनिशिएटिव लोगे कंपनी बनाने का, ताकि आप प्रैक्टिकल शेप दे पाओ अपने आइडिया को, है ना। आपके माइंड में जो आइडिया है, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं दोगे तो कोई बिजनेस नहीं बनेगा। तो आइडिया को प्रैक्टिकल शेप तो देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है? प्रमोटर कौन होता है? कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस या कोई कंपनी भी हो सकती है। कई बार एक कंपनी ही एक दूसरी कंपनी फॉर्म करती है ना। इसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर इज द वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी एंड टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स, राइट। अब कंपनी को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको बनानी पड़ती हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि बताओ जरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे टू फॉर्म अ कंपनी। तो बच्चों, अगर कंपनी बनानी है तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है बच्चों, जिसके अंदर कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा जाता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होगी, कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड होगी, इसका मतलब उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, इसी तरीके की सारी चीज़ें एमओए में लिखी होती है। उसके बाद होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए।
एओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली इंटरनल रूल्स को डिफाइन करता है कि कंपनी में क्या क्या रूल्स होंगे, किस तरीके से कंपनी रन करेगी, तो उसको हम एओए बोलते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए प्रपोज डायरेक्टर्स का कंसेंट। जो भी डायरेक्टर्स होंगे इस कंपनी के, वो रिटर्न में लिख के दे कि हाँ ठीक है यार, वी आर रेडी टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी, और हम अपनी तरफ से सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं, और हम अपनी तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वो सब ओरिजिनल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी भी पार्टी से, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड किसी भी चीज का एग्रीमेंट जो आपने पहले से कर लिया है कि हम कंपनी बनाएंगे, ये काम इस तरीके से करेंगे, तो वो एग्रीमेंट भी आपको देना है। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में हम लोग ये लिख के देते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं सेल्फ अटेस्टेड हैं, जेन्युइन है, उसके अंदर कोई भी अनहिडन या किसी भी तरीके का आप ये बोल दो कोई मिसलीडिंग चीज नहीं है, ये उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो एमओए हो गया, एओए हो गया, कंसेंट चाहिए, अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, एंड देन जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पेमेंट करोगे उसकी स्लिप, तो ये सब चीजें चाहिए होती हैं। उसके बाद आता है बच्चों प्रमोटर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। तो सबसे पहला फंक्शन होता है, अच्छा अगर इसको आपको याद करना हो तो कैसे याद करोगे, IFNFAP। क्या बोलना है, IFNFAP, ठीक है, सही हो गया। तो इसको हम बोलते हैं IFNFAP। तो IFNFAP पे क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले आई होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक प्रमोटर सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है। एक प्रमोटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब होता है, आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वहां से बिजनेस क्रिएट कर पाऊं। अगर उसको लगता है कि कहीं पे कोई कमी है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो उस सिनेरियो में आपको लग रहा है कि इकोनॉमी में कोई बहुत अच्छी चीज क्रिएट हो सकती है ना। जैसे हम देखते हैं इतने सारे बिजनेसेस आते हैं, जैसे सपोज फूड डिलीवरी बिजनेसेस हैं, तो वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखा कि क्या हम घर घर तक खाना पहुंचाएं, है ना। आप टैक्सी वाले, कैब वाले बिजनेसेस देख लो, उनको अपॉर्चुनिटी दिखा कि लोग बस एक फोन में क्लिक करें और इमीडिएटली टैक्सी उन तक पहुंच जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी। फिर इन्होंने डायरेक्टली बिजनेस नहीं बनाया बेटा, फिर इन्होंने क्या करा, इस अपॉर्चुनिटी को स्टडी किया। सर स्टडी कैसे किया, फिजिबिलिटी स्टडीज बोलते हैं उसको। इसके अंदर बाबू 3 चीजें स्टडी करी जाती हैं। सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि जो टेक्निक चाहिए क्या वो हमारे पास अवेलेबल होगी। दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जितना पैसा लगेगा क्या पैसा हमारे पास अवेलेबल होगा। तीसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्या इतना करने के बाद हम यहां से कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है फिजिबिलिटी में, 3 फिजिबिलिटीज। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर 3 चीजें चेक कर लो, टेक्निक होगी या नहीं होगी, फाइनेंस होगा या नहीं होगा, फिर तीसरा प्रॉफिट्स भी होंगे या नहीं होंगे। तीसरी चीज क्या आती है, नेम अप्रूवल। सर व्हाट इज अ नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल में हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग नाम चेक करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसका आप जो भी बिजनेस नेम रखना चाहते हो, वो बिजनेस नेम क्या किसी और ने तो नहीं रखा हुआ, या वो बिजनेस नेम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से मना तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गवर्नमेंट ने बोले हुए आप रख ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरीके के नेम्स नहीं होने चाहिए, कोई मिसलीडिंग नाम नहीं होना चाहिए। जिसके पास पहले से पेटेंट है वो नाम आप नहीं रख सकते, तो आपको नेम अप्रूव करवाना पड़ता है, राइट। तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करोगे कि सर क्या ये नाम है, नाम होगा तो आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिग्नेटरीज कौन होते हैं, सिग्नेटरीज होते हैं बच्चों जो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या मेक श्योर करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनके सब पेपर वर्क पूरा हो गया या नहीं हो गया, उनकी रिटर्न कंसेंट वगैरह आ गई या नहीं हो गई, ये सारी चीजें हम यहाँ पे मेक श्योर करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट करते हैं। सर प्रोफेशनल्स कौन, हमारा बैंकर कौन होगा, हमें अगर शेयर्स की जरूरत पड़ेगी तो हमारा ब्रोकर कौन होगा, है ना। इसी तरीके से हमारे एजेंट्स कौन होंगे। तो जितने भी प्रोफेशनल्स चाहिए कंपनी को चलाने के लिए वो सब प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट होता है। और लास्ट में फिर क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं मैंने आपको भी पीछे बताई दिए, याद रखना। एमओए, एओए, एग्रीमेंट अगर कोई है या नहीं है, रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स, ये सारी चीजें बच्चों हमारे पास फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर्स में आ जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है प्रमोटर का क्या पोजीशन है। तो याद रखेंगे प्रमोटर्स ना तो एजेंट हैं ना ही ट्रस्टी हैं कंपनी के। प्रमोटर्स की तो एक फिड्यूशरी पोजीशन होती है
यानी कि एक बहुत अच्छे लेवल की पोजीशन होती है जिसका उन्हें मिसयूज नहीं करना है। प्रमोटर्स आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स जितने भी खर्चे कंपनी बनाने पे हुए हैं उसको वो क्लेम नहीं कर सकते, राइट। बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको एमओए। एमओए क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एमसीक्यू में आ सकता है, कौन सा है? एमओए है, क्योंकि ये क्या दिखाता है? इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ये बच्चों कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम का क्या मतलब है? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, या तो आप ओरिजिनली अपना फ्रेम कर रहे हो या फिर ऑल्टर हुआ है वो टाइम टू टाइम में इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। देखो बच्चों, कंपनी लॉ भी तो अमेंड होता रहता है। अमेंड का मतलब जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे कंपनी लॉ में भी चेंजेस आते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हुआ है कि भैया पहले कंपनी लॉ 1956 चल रहा था, उसमें कुछ फॉर्मेट होता था एमओए का, अभी 2013 चलता है उसमें कुछ और फॉर्मेट है, तो उसके रिस्पेक्ट में बात करी गई है कि या तो ओरिजिनली फ्रेम्ड होगा या ऑल्टर हुआ है फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, कोई भी कंपनी अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं कर सकती बिना एमओए के। नो कंपनी कैन लीगली अंडरटेक एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंटेन्ड इन इट्स एमओए। दूसरा क्या आता है? एमओए में कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं बच्चों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है। सबसे पहला होता है नेम क्लॉज। नंबर 1 इज नेम क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज में नाम ऑफ द कंपनी होता है, विद इन विच द कंपनी विल बी नोन विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। दूसरा कौन सा होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होता है? दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट। इसके अंदर हमें उस स्टेट का नाम बताना होता है जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज्ड है। तीसरा कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज कौन सा होता है? जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है, कंपनी के मेजर कामों के बारे में बताता है, कंपनी क्या करेगी, पर्पस। चौथा होता है लाइबिलिटी क्लॉज, जिसमें लिखी होती है कि हर मेंबर की कितनी कितनी लाइबिलिटी होगी, उसको लाइबिलिटी क्लॉज बोलते हैं। पांचवा होता है कैपिटल क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी के कैपिटल के बारे में लिखा होता है कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा जो वो पब्लिक से रेज कर सकती है। तो ये बच्चों अलग अलग क्लॉजेज होते हैं एमओए के। देन वी हैव एओए। सर एओए क्या होता है? एओए होता है बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? इनको हम लोग बोलते हैं रूल्स। एओए किसको बोलते हैं हम? रूल्स को बोलते हैं बच्चों। जितने भी हमारे कंपनी के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो जितने भी इनसाइडर्स हैं वो फॉलो करेंगे, उसको एओए बोला जाता है। देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर ये सेम लैंग्वेज दोबारा? बच्चे ये ना एक्ट की लैंग्वेज है, तो जैसा एक्ट में डेफिनेशन लिखा है वो एज इट इज मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ताकि आप भी एग्जाम में वैसा लिखो तो टीचर को लगे हाँ भाई बढ़िया पढ़ा है बच्चे ने। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स। ठीक है, ये मेनली रूल्स होते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दीज रूल्स आर सब्सिडरी टू मेमोरेंडम एंड शुड नॉट एक्सीड एनीथिंग टू द एमओए। ये एमओए के साथ में ही चलता है और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होगा जो एमओए के अगेंस्ट है। आगे क्या है जी? कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। मेमोरेंडम और एओए के साथ साथ रिटर्न कंसेंट भी चाहिए डायरेक्टर की, है ना, जिसमें वो कंफर्म करें कि हाँ भाई जो लिखा हुआ है हम वैसे एक्ट करने के लिए तैयार है। कंपनी का अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट भी इसके अंदर लगेगा। उसके साथ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन जिसमें लिखा होगा कि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज रजिस्ट्रेशन की पूरी कर दी गई हैं और वो आपकी नॉलेज में बेस्ट है और ट्रू है। उसके बाद बच्चों ये जो डिक्लेरेशन है ये या तो कोई एडवोकेट साइन करता है या कोई सीए साइन करता है या कोई सीएस साइन करता है। उसके बाद बच्चों जो भी आपने रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट करी है उसकी रिसिप्ट वो यहाँ पे लग जाती है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब रेडी करके रखने होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास दूसरा स्टेज जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है? अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, सारे के सारे पेपर वर्क रेडी हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, तो अब तो बस रजिस्ट्रेशन होना है सीधा। तो लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन इज मेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। रजिस्ट्रार कौन होता है बच्चों? रजिस्ट्रार होता है जो सारा काम करता है। एप्लीकेशन इज मेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन दिया जाता है। नेसेसरी फीस हैज टू बी पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। आपको नेसेसरी फीस देनी है जिसकी रिसिप्ट भी लगती है एज अ
एविडेंस कि हाँ भैया हमने सब कुछ ठीक किया है। द अमाउंट ऑफ सच फीस शेल डिपेंड ऑन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये किस पे डिपेंड करता है, आप कितनी बड़ी कंपनी बना रहे हो, है ना। द रजिस्ट्रार आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब सब कुछ चेक करता है, अगर उसको सब ठीक लगता है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक लीगल एविडेंस है कि हाँ जी ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है, राइट, विच इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। अब जब सब कुछ ओके हो जाता है तो कंपनी का जन्म हो जाता है। तो पहला स्टेज हो गया हमारे पास प्रमोशन, दूसरा स्टेज हो गया हमारे पास इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों होता है या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों ये इस डेट पे लीगली बॉर्न हो जाती है कंपनी, कंपनी का लीगली जन्म हो जाता है जिस डेट पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट डली होती है। आगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस, ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि हाँ जी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सर कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, देखो मैंने क्या बताया, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको तो पैसा रेज ही नहीं करना, वो तो नॉर्मली अपना पैसा लगा के बिजनेस चालू कर सकती हैं। ये आता है पब्लिक कंपनी के रिस्पेक्ट में। A public company raising funds from the public needs to take the following steps. नंबर 1, सबसे पहले कंपनी को अगर फंड रेज करना है बच्चों तो सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर सेबी कौन है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम ये होता है कि सारी की सारी कंपनीज ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही हैं, पूरी की पूरी जितने भी मार्केट में कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करना, उनको डायरेक्ट करना, उनकी वर्किंग को ध्यान से देखना, मॉनिटर करना, ये सब सेबी का काम होता है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो सबसे पहले आपको सेबी का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। सेबी का अप्रूवल लेने के बाद क्या करना पड़ता है, आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप पब्लिक को भी दोगे और रजिस्ट्रार को भी दिखाओगे कि देखो इस प्रोस्पेक्टस में हमने अपने बारे में सब कुछ लिखा है, कब बने थे, क्या बिजनेस करते हैं, क्यों पैसा रेज कर रहे हैं, पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सब प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो सबसे पहले आप सेबी का अप्रूवल लो, फिर आप एक प्रोस्पेक्टस छापो, प्रोस्पेक्टस के बाद फिर आप क्या करोगे, अपॉइंटमेंट करोगे ब्रोकर का, बैंकर का, अंडरराइटर का। ये बच्चों वही एक तरीके से प्रोफेशनल्स हैं जो ये सारा काम कराने में हमारी हेल्प करेंगे। उसके बाद आप मेक श्योर करोगे कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं, 1 लाख शेयर्स 10 रुपए का एक है, तो आप 10 लाख रुपए रेज करना चाहते हो, है ना, 10 लाख रुपीज आपको चाहिए। तो एक नियम है सेबी का कि भैया कम से कम 90% शेयर बिकने चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90%। तो अगर आपके 90,000 शेयर भी नहीं बिकते ना, हम पब्लिक को बताते ही तो हैं कि हम 1 लाख शेयर लेके आए हैं, जिसको लेने हैं ले लो, अगर 90,000 भी नहीं बिकते ना तो कंपनी नहीं शेयर इशू कर सकती, सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको पूरा करना है जो कि है 90%। तो सेबी अप्रूवल लो, प्रोस्पेक्टस फाइल करो, अपॉइंटमेंट करो बैंकर ब्रोकर अंडरराइटर का, उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे काम करो, फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट को एक एप्लीकेशन देनी है, क्योंकि बेसिकली काम तो सारा स्टॉक मार्केट में ही जाके होगा ना। स्टॉक मार्केट को एक एप्लीकेशन दो, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया है तो वो आपको रिफंड करना है। देन आपको जिनको आप शेयर्स दे रहे हो उनको अलॉटमेंट लेटर्स देने हैं कि लो भैया आपको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, आप वो लकी शेयर होल्डर्स में से हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर्स आपने इशू करे थे, अब कितनी जनता लेने के लिए आ गई, 3 लाख, तो अब 3 लाख को तो नहीं दे सकते, देंगे तो 1 लाख को ही। तो हम उन 1 लाख लोगों को लेटर भेजते हैं कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको शेयर्स अलॉट हो गए, अब आप मालिक हो हमारी कंपनी के, राइट। और इसके बाद फिर हमें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी होती है आरओसी के साथ। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में लिखा होता है कि हाँ जी इतने शेयर्स कंपनी के बिके हैं और कंपनी अब इस पैसे से क्या करने वाली है। A public company raising funds from friend relatives has to file a statement in lieu of prospectus with the ROC at least 3 days before the allotment of shares and return of allotment after completing the allotment। इसका क्या मतलब है, एक कंपनी को जो भी फंड्स रेज कर रही है फ्रेंड से या रिलेटिव से, उनको एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब कि आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टस ही नहीं, आपको इसके साथ साथ एक अलग सेपरेट स्टेटमेंट भी,
जिसके अंदर सब लिखा हो कि भैया हम कितना पैसा कौन से फ्रेंड से और कौन से रिलेटिव से रेज कर रहे हैं, ये सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास 3 days बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से 3 दिन पहले। एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना % होना चाहिए, 90% होना चाहिए। ये सब हमने अच्छे से पहले पढ़ लिया है, ठीक है जी। लो जी, तो हमारे पास ये बेसिकली स्टेप्स हैं रेजिंग फंड्स के, जो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताए। सेबी का अप्रूवल लो, प्रोस्पेक्टस फाइल करो, अपॉइंटमेंट करो बैंकर ब्रोकर अंडरराइटर का, उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालो कि भैया हम अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्टॉक मार्केट जहाँ पे शेयर्स की सेल परचेज करोगे। और लास्ट में लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये था बच्चों हमारे पास तीसरा स्टेज। और तीसरे स्टेज के बाद पैसा रेज करने के बाद बस फिर बिजनेस अपना चालू कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये 4 स्टेजेस बच्चों आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो लिख के आने हैं। नॉर्मली इस चैप्टर से एमओए एओए का डिफरेंस आता है, तो एमओए और एओए का डिफरेंस प्लीज बड़े ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ोगे। एमओए मेन डॉक्यूमेंट होता है, एओए सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है। एमओए ऑब्जेक्टिव्स बताता है, एओए रूल्स बताता है। तीसरा पॉइंट आप डेफिनेशन लिख सकते हो एग्जैक्टली। चौथा पॉइंट आप लिख दोगे कि एमओए जो है वो आपका आउटसाइडर्स के लिए होता है और एओए इनसाइडर्स के लिए होता है, राइट। उसके बाद आप लिखोगे एमओए और एओए में ऑल्ट्रेशंस किस तरीके से पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट आप बना के एमओए और एओए का डिफरेंस लिख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, राइट। तो इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा चैप्टर नंबर 7 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इसका भी रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने रिवाइज कर लिया होगा पूरा का पूरा चैप्टर। अब जाके किताब से एक बार रीडिंग लगा लो, जो लर्न करना बाकी है उससे एक लर्निंग कर लो और आपका सारा काम समाप्त है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।